प्यारे बच्चों बेंजीन सोलह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास का शानदार टॉपिक त्रिभुज। और ये शानदार इसलिए भी है प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक को बच्चे ध्यान से नहीं समझते हैं। कुछ तो ये इसलिए भी शानदार है और दूसरा शानदार ये इसलिए है कि ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर हम देखें इस टॉपिक को वही बच्चे समझ सकते हैं जिन बच्चों ने 9th क्लास का मैथ पढ़ा है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 9th क्लास से कनेक्ट हैं। ठीक, जो बच्चे 9th क्लास का मैथ अच्छी तरह से पढ़े हैं तो वो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। और यदि फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आता है तो मैं पहले आपको 9th क्लास के बारे में डिस्कस करूँगा। कोई भी अगर 9th क्लास का कोई भी टॉपिक से रिलेटिव 10th क्लास में है तो पहले मैं 9th क्लास का बताऊँगा, फिर उसके बाद 10th का स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिभुज है। तो बच्चों इसमें क्या है, त्रिभुज में पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊँगा। अगर हम देखें यहाँ पर ये इस टाइप की आकृति होती है त्रिभुज की, ये एक त्रिभुज है। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ऐसी तीन रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनके द्वारा घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाता है नहीं। देखो यहाँ पर तीन रेखाएं, एक रेखा हमारे पास ये ए से बी तक और एक बी से सी तक और तीसरी रेखा सी से ए तक। तो इसमें तीन रेखाएं हैं और तीन रेखाओं के द्वारा घिरी आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। या तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा घिरी आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम इस त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दो मुख्य बातें आती हैं। क्या आती हैं, दो मुख्य चीज़ें हैं, जिसमें पहली बात है इसमें जो हमारा इसमें टॉपिक आएगा सर्वांग सम। ये एक तो ये हो गया सर्वांग सम आकृति। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पर आता है समरूप आकृति। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 9th क्लास में सर्वांग सम के बारे में डिस्कस किया गया था और यहाँ पर 10th क्लास में क्या है, समरूप के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज हम पहले आपको सर्वांग सम के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे और फिर उसके बाद समरूप आकृति के बारे में बताएंगे। तो पहले हम सर्वांग सम के बारे में डिस्कस करेंगे। और सर्वांग सम में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें होता है समान आकार तथा समान आमाप। ये इसकी डेफिनेशन होती है सर्वांग सम की। समान आकार तथा समान माप, मतलब जो आकृति है उसका आकार कैसा होगा, समान होगा। और आमाप का मतलब है उसकी माप का मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माप से मापते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो सर्वांग सम हो गया। अब मैं कुछ आकृतियाँ बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आकृतियाँ सर्वांग सम हैं और कौन कौन सी आकृतियाँ समरूप हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर
समरूप की डेफिनेशन और लिखता हूँ कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर होता है समान आकार परंतु समान आमाप का होना आवश्यक नहीं। इस तरह से तो इसकी डेफिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहाँ पर समान आकार है और यहाँ पर भी क्या है, समान आकार है। यहाँ तक तो बात सही है दोनों में। और यहाँ पर क्या हो जाता है, समान आमाप, और यहाँ पर क्या हो जाता है, परंतु समान आमाप का होना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें जो माप है आकृति की वो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें जो माप है आकृति की छोटी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब इसमें समान आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें समान आकार तो है, यहाँ तक तो दोनों बात सेम है, लेकिन यहाँ से इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या है, परंतु समान आमाप का होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये आकृति छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक, अब इसी तरह से मैं आपको कुछ आकृतियाँ बना करके बताता हूँ, फिर उन आकृतियों के माध्यम से बताऊँगा कि कौन कौन सी आकृतियाँ सर्वांग सम है और कौन कौन सी आकृतियाँ समरूप हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, बस 10-12 मिनट ध्यान से समझ लो, फिर सर्वांग सम और समरूप आकृतियाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इस तरह से एक सर्कल ये हो गया, फिर इसके बाद ये सर्कल हो गया, और फिर ये भी एक सर्कल हो गया, और एक सर्कल ये हो गया, इस तरह से। तो मान लें इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। रेडियस मतलब त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितनी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर इसके बाद मैं एक और बनाता हूँ वर्ग के रूप में। ये हो गया। अब क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे इस वर्ग की बात करूं तो इस वर्ग की जो एक भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से यहाँ पर इसकी भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 3 सेंटीमीटर है, इस तरह से। अब इसके बाद मैं एक ट्रायंगल का और लेता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल है, फिर इसी तरह से एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 मान लेंगे, यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 5। और इसी तरह से इसको मैं यहाँ पर 15 मान लूँगा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना लिया है मैंने। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दिया 12, इस तरह से। यहाँ पर 2 गुना ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 और ये क्या हो जाएगा, 8। तो ये आकृतियाँ हो गई। तो इन पर हम नंबर भी डाल देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आकृति नंबर 4, ये आकृति नंबर 5,
6, 7, 8 और ये 9, 10 और 11 इस तरह से। और एक और आकृति बना देते हैं यहाँ पर, आकृति नंबर 12। तो यहाँ पर हम अगर मान लें, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं और इसको 5 मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से। तो ये हमने आकृतियाँ बनाई हैं और इन आकृतियों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ समरूप हैं और कौन कौन सी आकृतियाँ क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सर्वांग सम आकृति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सर्वांग सम की। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, मतलब समान आकार। अगर हम देखें तो इनका आकार, सभी का आकार क्या है, समान है। आकार समान क्यों है, क्योंकि ये वृत्त हैं, तो सबका आकार क्या है, समान है। चारों की चारों आकृतियां वृत्त के रूप में हैं, इसलिए आकार क्या हुआ, समान हुआ। इसके बाद अगर हम माप की बात करें इनके, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर की माप है, मतलब जो रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की है। तो इससे ये पता लग जाता है कि इनकी रेडियस अलग अलग है, मतलब इनकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग है, तो माप भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो मैं इसमें यहाँ पर ये लिखूँगा आकृति। तो यहाँ पर जो समान आकृति हैं, इसमें कौन कौन सी समान आकृति हैं, एक तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली आकृति समान है और यहाँ पर आकृति नंबर 4 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मतलब ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, सर्वांग सम हैं। क्योंकि अगर मैं इस आकृति को उठा करके यहाँ पे रखता हूँ तो ये नीचे वाली आकृति दिखाई नहीं देगी, और ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। ये छोटी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी भी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और यहाँ पर इसकी भी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 4। तो लिखेंगे आकृति 1 तथा 4। तो इसमें से 2 आकृतियां हमने सेलेक्ट कर ली। इसी तरह से अब मैं इसकी बात करूंगा वर्ग में से। तो आकार तो सबका समान है, मतलब सब के सब क्या हैं, वर्ग हैं। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, मतलब चारों ही क्या हैं, वर्ग हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो समान आकार और समान माप के जो वर्ग हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आकृति नंबर 5 में 4 सेंटीमीटर की भुजा है, इसी तरह से आकृति नंबर 7 में भी 4 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकृति 5 और आकृति 7 क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि वर्ग हैं, समान आकार है दोनों का, और इनका जो साइज है, इनका जो माप है वो भी समान है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति 5 और आकृति नंबर 7। ये आकृतियां क्या हैं, सर्वांग सम हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें आकृति नंबर 9 और आकृति नंबर 12 बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, 3 है और 5 है। इसी तरह से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 3 और 5 है, मतलब इनका शेप भी समान है। शेप क्या है, मतलब आकार, और आकार किसका है, ये त्रिभुज का है। दोनों ही क्या है, त्रिभुज हैं। और अगर माप की बात करें तो माप भी सेम है। आधार यहाँ पर 4 है तो आधार यहाँ पर भी 4 है। लंब यहाँ पर 3 है तो लंब यहाँ पर भी 3 है। कर्ण यहाँ पर 5 है तो कर्ण यहाँ पर भी 5 है। तो ये दोनों ही आकृतियाँ क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। तो ये लिखेंगे आकृति नंबर 9 तथा 12, ये सभी आकृतियां जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ये क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी। ये
सर्वांग सम आकृति, इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे समरूप आकृतियां। तो समरूप के लिए समान आकार, ये तो बात सही है कि आकार कैसा होना चाहिए, समान। मतलब जैसे इसमें अगर देखें ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों ही वृत्त हैं, क्योंकि ये और ये तो सर्वांग सम हो चुकी हैं। और ये दोनों क्या हैं, आकार इनके समान है क्योंकि ये वृत्त हैं दोनों, लेकिन इनकी जो माप है अलग अलग है। इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है। तो ये यहां पर लिखेंगे आकृति नंबर 2 तथा 3। तो इसमें आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर क्या है, आकृति नंबर 3 क्या है, समरूप है, क्योंकि इनकी जो माप है अलग अलग है। ठीक। फिर इसमें देखेंगे, इसमें आकृति नंबर 6 और आकृति नंबर 7 अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और यहाँ 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आकृति 6 तथा आकृति नंबर 7, ये क्या है, छोटे बड़े हैं। ठीक। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आकृति नंबर 10 और आकृति नंबर 11 क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्योंकि अगर आकार की बात करें तो त्रिभुज हैं, लेकिन माप की बात करें तो माप क्या है, अलग अलग माप है। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति नंबर 10 तथा आकृति नंबर 11, ये सभी आकृतियां क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी, समरूप आकृति, इस तरह से। ठीक। तो यहां तक बात क्लियर। तो हमने आपको बताया कि सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती हैं और समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। एक बात और याद रखना कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं और सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। ये इन दोनों में विशेषता है जो आपको याद रखनी है। ठीक। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक। अब इसके आगे मैं कुछ आपको बहुभुज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुभुज में 2 नियम लगते हैं किसी भी आकृति को समरूप होने में। उसकी 2 शर्त होती हैं। अगर वे आकृतियां 2 शर्तों का पालन करती हैं तो समरूप होती हैं, वरना समरूप नहीं होती। तो इसके बाद मैं आपको बहुभुज के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे भुजाओं की समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज
समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, होते हैं यदि पहली कंडीशन क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होंगे? नंबर 1, उनके सभी संगत कोण बराबर हों, उनके सभी संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों तथा नंबर दो उनकी सभी संगत भुजाएं, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती हो, समानुपाती हो। अनुपात में इस तरह से, या फिर इसको यहीं पर रख देते हैं, यहाँ पर मिटाऊंगा मैं, अनुपात में हो इस तरह से। ये दो कंडीशन है, ठीक। तो इसमें मैं कुछ आकृतियाँ बताऊंगा बना करके, फिर उसमें बताऊंगा कि क्या वो आकृतियाँ ये दोनों ही शर्तों का पालन करती हैं या नहीं। अगर आकृतियाँ दोनों ही शर्तों का पालन करती हैं तो हम उन आकृतियों को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। जिसमें पहली आकृति हमारी इस प्रकार से है, यहाँ पर ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ये 2.4 सेंटीमीटर है और ये 2.1 सेंटीमीटर है। इसको ABCD, ये वाला एंगल 105 डिग्री है और ये वाला एंगल 100 डिग्री है और इसके बाद ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 85 डिग्री है। इस तरह से, इसी तरह से ये 3.0 सेंटीमीटर है और ये 5.0 सेंटीमीटर है और फिर इसके बाद ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये 4.8 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे और इसको S। तो ये एंगल 105 डिग्री का है और ये एंगल कितना है? 100 डिग्री का है और ये एंगल है हमारे पास 70 डिग्री का और इसके बाद ये एंगल हमारा कितना है? 85 डिग्री का है। फिर इसी तरह से एक आकृति और है, इसको भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक वर्ग है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है और फिर ये भी 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये भी 3 सेंटीमीटर है और फिर उसके बाद यहाँ पर एक आकृति और है।
इस तरह से। तो ये P, ये Q और ये R और ये S, तो ये और ये यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और इसके बाद ये भी 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद इसमें एक आकृति और है, तो उसको भी मैं साथ के साथ, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम A, B, C और D मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आकृति और है नंबर 2 और ये आकृति नंबर 3, इस तरह से। तो ये है ये कैसी आकृति है, एक वर्ग की आकृति है, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और ये भी 2.1 सेंटीमीटर, इसी तरह से 2.1 सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। फिर इसके बाद इसमें ये P, Q, R, S और ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये भी 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये आकृतियाँ दी गई हैं। अब इन आकृतियों में हमें देख करके बताना है कि क्या ये आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि समरूप होने की 2 कंडीशन है, 2 शर्त हैं। जैसे यहाँ पर भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, तो ये समान संख्या वाले 2 बहुभुज हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी बहुभुज हैं और ये भी 2 बहुभुज हैं। अब इनको हमें बताना है कि क्या ये समरूप हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये 2 कंडीशन, 2 शर्त माइंड में होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही शर्त, ये आकृतियाँ पालन करती हैं दोनों शर्तों का, तो हम कह सकते हैं कि ये आकृतियाँ समरूप हैं। और यदि ये आकृतियाँ दोनों ही शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आकृतियाँ क्या हैं, समरूप नहीं है। तो हम पहली आकृतियाँ अगर हम देखें, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल की बात करें तो एंगल ए इसमें 105 डिग्री का है। इसी तरह से इसमें भी एंगल कितना है, 105 डिग्री का है और इसमें भी 100 डिग्री का है क्यू एंगल। तो यहाँ पर मैं पहली आकृति में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसमें कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के बराबर है। इसी तरह से कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। फिर यहाँ पर कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर देखें हम, कोण डी किसके बराबर है, कोण एस के बराबर है। ठीक, इस तरह से ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ए 105 डिग्री है तो पी भी यहाँ पर कितना है, 105 डिग्री है। इसी तरह से बी यहाँ पर 100 डिग्री है यहाँ पर, तो क्यू यहाँ पर भी 100 डिग्री है। तो मतलब पहली अगर इसकी शर्त देखें तो पहली शर्त का तो इसमें पालन हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, उनके सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ तक तो बात सही है। अब इसकी हम सेकंड शर्त देखेंगे, उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो। ठीक, तो अनुपात अगर समान है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही आकृतियाँ क्या है, समरूप हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इन आकृतियों का। तो यहाँ पर सबसे पहले भुजाओं का अनुपात देखेंगे। तो यहाँ ए बी,
और ए बी अपॉन यहाँ पर क्या है पी क्यू बराबर ए बी का मान 1.5 है और पी क्यू का मान कितना है 3.0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30, पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 मतलब 1/2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर को चेक करेंगे और बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा है 2.5 अपॉन और क्यू आर कितना है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा इस तरह से। फिर इसकी भुजा इस वाली को चेक करेंगे और ये हो जाएगा हमारा सी डी अपॉन एस आर। तो ये हमारा 2.4 है और एस आर 4.8 है और बराबर में कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक भी बात सही है। फिर उसके बाद हम ए डी को चेक करेंगे तो ए डी अपॉन कितना आ रहा है, ए डी अपॉन हमारा पी एस आ रहा है, पी एस। तो ए डी का मान यहाँ पर कितना है 2.1 है और पी एस का मान यहाँ पर कितना है 4.2 है और 21 दूनी 42 होते हैं। मतलब इसका भी अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही आकृतियाँ हमारी जो दो कंडीशन दी गई हैं उन दोनों ही कंडीशन का पालन करता है, उन दोनों ही शर्तों का पालन करती हैं दोनों ही आकृतियाँ। तो हम कह सकते हैं कि ये आकृतियाँ क्या है, आकृति नंबर 1 क्या है, समरूप है, समरूप है। ठीक, तो पहली आकृति इसमें क्या हो गया, पहली आकृति इसमें क्या हो गया, समरूप हो गया, समरूप है। ठीक, तो पहली आकृति दोनों क्या है, समरूप है। अब इसके बाद हम आकृति नंबर 2 को चेक करेंगे कि क्या ये समरूप है या नहीं है। तो उससे पहले मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर इसकी 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी कितनी 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वर्ग बन रहा है और वर्ग के चारों एंगल कितने कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी आमने सामने की जो भुजा हैं वो कैसी हैं, समान है। यहाँ पर पी क्यू के सामने एस आर 3.5 और ये भी 3.5 हैं। जब आमने सामने की भुजा समान है तो वो आकृति क्या होती है, वो आकृति आयत कहलाती है। क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके एंगल, यानी इसकी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन या पहली शर्त उसको चेक करते हैं। और पहली शर्त इसमें क्या है, कोण ए और कोण पी मतलब संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनको चेक करेंगे। तो इसमें कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। ठीक, क्योंकि ये 90 डिग्री है। आयत के भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग के भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये वर्ग है तो इसके सभी एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसी तरह से यहाँ पर इसके भी सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, इस तरह से। तो कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। इसी तरह से कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। फिर यहाँ पर कोण डी किसके बराबर है, कोण एस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी समरूप होने की पहली कंडीशन थी वो इसका पालन करती है। तो अब हम भुजाओं का रेशियो और देखेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये समरूप हैं। ठीक, अगर भुजाओं का रेशियो समान आ जाता है तो, और यदि नहीं आता है तो हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए बी अपॉन पी क्यू और बराबर में ए बी 3 है और पी क्यू 3.5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30/35 हो जाएगा और 5 छंग कितना हो जाएगा 30 और 5 सते 35। मतलब इसका अनुपात आ गया 6/7। अब इन दोनों का अनुपात देखेंगे
तो बी सी अपॉन कितना हो जाएगा क्यू आर बराबर, और बी सी यहाँ पर कितना है 3 है और क्यू आर कितना है हमारा 3 है, मतलब ये कितना आ गया कटकर 1 आ गया। तो आगे का जो रेशियो है, जो भुजाओं का अनुपात है, उनको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि इनका भुजाओं का रेशियो यहीं पर समान नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आकृतियां दोनों ही शर्तों का पालन नहीं करती हैं। जो दोनों कंडीशन दी गई हैं उनका पालन नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ देखें अगर हम कोण तो बराबर है, मतलब एक कंडीशन का तो पालन करती है, एक का नहीं करती हैं। और जब ये एक इस तरह से एक कंडीशन का भी पालन नहीं करती हैं तो उस कंडीशन में ये आकृतियाँ समरूप नहीं होती। तो हम ये लिख सकते हैं अतः यह आकृतियाँ समरूप नहीं है। ठीक, तो बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दोनों ही शर्त का पालन होता है तो आकृतियाँ समरूप होती हैं, और यदि दोनों में से किसी एक शर्त का भी पालन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप नहीं होती हैं। अब इसके बाद मैं आकृति नंबर 3 के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं उधर से यहाँ से रफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ देखूँगा इस वाले में। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। और जब सभी भुजा समान है तो ये आकृति क्या है? एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग की आकृति है। मतलब यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये यहाँ पर भी 90, मतलब इसके चारों ही एंगल क्या होंगे? वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक, अब अगर इसमें बात करें तो इसकी भुजा भी समान है, तो मतलब एक तरह से ये भी वर्ग है, लेकिन इसके सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं, मतलब इसके एंगल के बराबर नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ तो कोण ए कोण पी के बराबर नहीं है इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर कोण बी बराबर नहीं है कोण किसके? कोण क्यू के। तो ये कंडीशन का तो पालन नहीं हो रहा है, पहली वाली जो शर्त है उसका पालन इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसी तरह से कोण सी भी बराबर नहीं है किसके? कोण आर के। फिर उसके बाद कोण डी भी बराबर नहीं है किसके? कोण एस के। ठीक, और अगर हम भुजाओं का रेशियो यहाँ पर देखते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी का मान यहाँ पर कितना है? ए बी का मान है 2.1 अपॉन पी क्यू का मान है 4.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दूनी कितने होते हैं? 42 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अनुपात आया 1/2। फिर हम इसकी दूसरी भुजा का अनुपात लेंगे तो BC बटे कितना हो जाएगा? QR हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.1 बटे में 4.2, मतलब 1/2। इसी तरह से आगे भी अगर हम देखें यहाँ पर CD अपॉन SR, तो ये कितना हो जाएगा? 2.1 अपॉन 4.2, मतलब ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला इसमें AD अपॉन PS हो जाएगा। तो AD का मान कितना है इसमें AD का मान है 2.1/4.2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारी जो पहली शर्त है वो तो फेल हो रही है। ठीक, उसका तो पालन नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरी शर्त है कि सभी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो एक ही अनुपात में हैं, बिल्कुल सही है। मतलब दूसरी वाली जो शर्त है उसका पालन करती हैं ये आकृतियाँ, लेकिन पहली शर्त का पालन नहीं करती हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये आकृतियाँ समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए दोनों ही आकृतियों का मतलब दोनों ही
शर्तों का पालन होना आवश्यक होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं आकृति नंबर 3 कैसी हैं, ये लिखेंगे अतः यह आकृतियां समरूप नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुभुज के बारे में आप डिस्कस किया और बताया कि बहुभुज किस किस कंडीशन में समरूप होते हैं और किस किस कंडीशन में बहुभुज नहीं होते हैं। ठीक, मतलब समरूप नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अब मैं इसके आगे नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब हम जो इसकी प्रश्नावली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमने आपको इसका जो बेसिक है वो क्लियर करा दिया है। अब हम प्रश्नावली बड़े ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहले मैं इसको रफ करूँगा या फिर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आगे, तो बच्चों ये क्लास 10th में ये प्रश्नावली है 6.1। ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान फिल करने हैं, भरने हैं। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर, पहला क्या है, सभी व्रत होते हैं। तो सभी व्रत की बात है और मैंने आपको बताया है कि सभी व्रत क्या होते हैं, क्या होते हैं सभी व्रत, सभी व्रत होते हैं समरूप। क्या होते हैं, समरूप। और क्यों होते हैं समरूप, इसलिए समरूप होते हैं कि इसमें व्रत छोटे बड़े भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, छोटे बड़े व्रत भी हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि सभी व्रत जिसकी त्रिज्या समान होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी माप भी क्या है, समान है। अब इन्होंने कहा है सभी व्रत, तो सभी व्रत तो किस में आ जाएंगे, समरूप में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी माप छोटी बड़ी हो सकती है, व्रत छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सभी व्रत समरूप हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ ने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोला, सभी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बोला है, सभी वर्ग। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये भी तो एक वर्ग है और फिर ये भी एक वर्ग है इस तरह से, और मैं इसको भी अगर बना के देखता हूँ तो ये भी तो एक वर्ग है। मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो माप तो इनकी अलग अलग हुई ना। जब माप अलग अलग है तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप है, क्योंकि ये छोटे बड़े हैं सभी। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर बोला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप का मतलब है जिसका आकार भी समान हो और माप भी कैसी हो, समान हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जिसकी भुजा कैसी हो, समान हो, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर मैं समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ तो उस जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा उन सब की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समान होंगी। मतलब उनकी जो माप है वो भी समान होगी और इनके एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर समद्विबाहु की बात करता हूँ मैं, तो समद्विबाहु में पहले मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। यहाँ से अगर मैं समद्विबाहु की बात करूँ तो ये भी एक ट्रायंगल है और ये दोनों भुजा कैसी हैं, समान है। और इस तरह से अगर इसको मैं बना देता हूँ तो ये भी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर इसकी 2 भुजा समान है, जैसे इसकी 2 भुजा समान है। तो क्या इसके एंगल कभी समान होंगे, इसके एंगल कभी भी समान नहीं होंगे और इसलिए ये समरूप नहीं है। तो सभी, इसने बोला सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
समरूप। ठीक, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसमें सभी एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे तीनों एंगल। इसी तरह से उसमें सभी भुजाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो भुजा समान है और फिर एंगल भी समान नहीं है। तो इस कंडीशन में समद्विबाहु बाहु जो त्रिभुज होते हैं उनको हम समरूप नहीं कह सकते। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 4, और 4 में क्या क्या कहा गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा है, इसमें दो शर्त होती हैं कि भुजाओं के जो संगत कोण है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और भुजाओं का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक, तो दो बहुभुज के जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त क्या थी कि उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। इस तरह से ये समरूप होने की दो कंडीशन थी, किसके, बहुभुज के समरूप होने की। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को इस प्रश्नावली पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने। ठीक, तो आप इसको कम से कम, अगर वीडियो समझ में नहीं आता है 1-2 बार, तो 2 या 3 बार देख सकते हैं आप। ठीक, मतलब अधिक से अधिक बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको ये टॉपिक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला क्या है, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, मैंने आपको क्या बताया था, समरूप आकृतियाँ वे होती हैं जिनके एंगल क्या हो, समान हो, और जिनके क्या हो, जिनकी माप अलग अलग हो सकती हैं, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल हो गया, इसी तरह से एक सर्कल मैंने ये बना दिया बड़ा वाला, तो ये रेडियस इसकी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस हम मान लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दोनों ही वृत्त आकार में तो समान है और इनकी जो माप है वो अलग अलग है, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। इसी तरह से अगर मैं और भी एग्जांपल लूँ, एक मान लो ये मैंने वर्ग ले लिया, इस तरह से इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, और एक वर्ग मैंने ये ले लिया और इसकी एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखें भुजाओं की जो माप है वो तो अलग अलग है, लेकिन हैं दोनों ही वर्ग। क्या हैं दोनों ही वर्ग। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये 4, ये 4, ये 4 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर हम देखें तो माप तो दोनों की क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन आकार में क्या है, दोनों समान है, मतलब दोनों ही वर्ग कहलाएंगे। तो इस कंडीशन में ये हमने आपको 2 उदाहरण दिए, किसके, समरूप के। अब समरूप नहीं होने के 2 उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो ये तो काफ़ी सरल है। अगर मैं एक वृत्त बना देता हूँ और एक वर्ग बना देता हूँ तो ये किसी भी तरीके से समरूप नहीं हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरह से एक त्रिभुज बना देता हूँ और एक वर्ग बना देता हूँ, क्या ये समरूप हो सकती हैं? ये कभी भी समरूप नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने आपको जो इनके उदाहरण हैं वो आपको बताए। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बताए कि निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो समरूप होने के लिए मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन का होना, 2 शर्तों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कि इनके जो एंगल हैं, जो संगत कोण हैं, वो समान होने चाहिए, ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि इनके जो भुजाएं हैं उनका रेशियो समानुपाती होना चाहिए।
तो अब हम इनका सबसे पहले एंगल चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि वर्ग है और वर्ग के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और ये भी यहाँ पर वर्ग है, लेकिन अगर हम देखें क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कभी नहीं, मतलब चारों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोण ए बराबर नहीं है कोण किसके, कोण पी के। इस तरह से कोण बी बराबर नहीं है कोण किसके, कोण क्यू के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, फिर कोण सी, यहाँ पर कोण आर के बराबर नहीं है। फिर इसके बाद कोण एस, कोण डी, कोण एस के बराबर नहीं है। इस तरह से तो इसमें चारों ही एंगल बराबर नहीं है। तो पहली जो शर्त थी वो तो फेल हो गई। पहली शर्त क्या थी कि संगत कोण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और इसमें कोई भी एंगल समान नहीं है। तो दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, इसमें जो पहली कंडीशन फेल हो रही है तो दूसरी कंडीशन को चेक करने का क्या लाभ, ये फिर भी क्या हो जाएंगी, दोनों ही आकृतियां समरूप नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर लिख दूंगा मैं, अतः यह समरूप आकृतियां नहीं है। ठीक, तो इस तरह से तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट कर ली है। तो अभी भी यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपका जो डाउट है 100% क्लियर करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या समझ में आई है तो प्यारे बच्चों लाइक करें, शेयर करें। और प्यारे बच्चों, एक बार मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, और जब हमें ऐसे ही ऊर्जा मिलती रहेगी तो इसी प्रकार के टॉपिक, हमें शानदार टॉपिक आपके लिए हम लेकर के आएंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।